हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है Me&Y2 क्लास के अंतर्गत। और जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये क्लास उन सब के लिए ज़रूरी है जिनको ये टॉपिक समझना है। तो आपका एक शेयरिंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, मुझे पता लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं हो। जिनको ये क्लास मिलती है ना, वो दिल से थैंक्स बोलेंगे आपको, क्योंकि आपने ये क्लास उन्हें शेयर की है। वो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बात करते हैं स्विच कार्यपालिका। ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब यहाँ पर अगर आपको बताएं तो मैंने पहले ही एक पार्ट में आपको ये समझा दिया था या ये बता दिया था कि स्विच कार्यपालिका यानी स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति व्यक्ति एक नहीं होता। जैसे भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान एक राष्ट्रपति होता है, वैसे स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति के 7 प्रधान होते हैं, इसलिए वहां पर संघीय सरकार है और कार्यपालिका में एक से ज्यादा इसके प्रमुख होते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुल कार्यपालिका। और बहुल कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कार्य, योजना, पेंशन, वेतन, भत्ते, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखो, बात करते हैं कि संघीय सरकार में टोटल इनके 7 सदस्य होते हैं ना। तो 7 सदस्य होते हैं, लेकिन इस सदस्य का एक कहने का मतलब होता है, इनका एक संघ होता है 7 सदस्यों का। लेकिन 7 सदस्यों की अगर हम बात करें इस जिसमें इनका एक प्रमुख रूप से अगर याद रखिएगा, जो जरूरी है कि 7 सदस्यों का एक अध्यक्ष होता है। स्विट्जरलैंड के 7 व्यक्ति कार्यपालिका शक्ति का यूज करते हैं, 7 के पास बराबर पावर होता है। लेकिन 7 व्यक्तियों में से एक जो व्यक्ति है सिर्फ 1 साल के लिए वो उस 7 व्यक्तियों का नेतृत्व करता है या अध्यक्षता करता है। दूसरा पावर अलग से कुछ नहीं है। तो अब देखा जाए तो स्विस संघ के जो अध्यक्ष होता है, स्विस राज्य मंडल का अगर राष्ट्रपति की बात करें जो 1 वर्ष के लिए बढ़ता है, उसके क्या मायने हैं? तो मायने के अंदर लिखे, पहला, राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में, राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में। देखो, दूसरा, राज्य मंडल का मतलब है कि ये स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? कैंटन का मतलब आप सभी को पता है ना, राज्य। 23 कैंटन है। तो इस 23 कैंटन, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 23 कैंटन है, तो इस 23 कैंटनों का नेतृत्व करने के लिए वहां पर एक राष्ट्रपति है। तो राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में वो जो अध्यक्ष है काम करता। मतलब एक उदाहरण के तौर में अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्विच राज्य मंडल का एक सम्मान का प्रतीक होता है, सम्राट। पहला इनका यूज ये मान लीजिए। यह हम बात करें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर देश का प्रतिनिधित्व करना हो तो राष्ट्रपति नाम है वहां पर, और ये पद और ये जो भले औपचारिक काम दिया गया हो उसका, लेकिन ये यूजफुल होता है। इसके अलावा विदेशों में स्विस राज्य मंडल का प्रतिनिधित्व भेजना हो या अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना हो या मान लीजिए विधेयकों पर हस्ताक्षर करना हो, तो स्विस राज्य मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, इसका ही कार्य होता है। और वह पारित विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करता है, मना नहीं कर सकता, ये इसकी औपचारिकता होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भले ही 7 व्यक्ति के पास बराबर पावर होता है, लेकिन एक स्विस संघ की राष्ट्रपति के तौर पर ये एक सम्मान का पद होता है। दूसरा जो कार्य होता है या दूसरी जो इसकी मायने की अगर बात करें तो वो होता है संघीय सरकार के सभापति के रूप में। संघीय सरकार के सभापति के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी संघीय सरकार में टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो इन 7 सदस्यों का जो सभापति होता है, कौन? सभापति। तो इन 7 सदस्यों में से एक व्यक्ति सभापति होता है, एक व्यक्ति सभापति होता है। और जो 7 व्यक्तियों का एक सभापति होता है ना, उसी को राष्ट्रपति कहा जाता है, उसी को अध्यक्ष कहा जाता है, उसी को संघीय राज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी होती है। तो ये संघीय सरकार की सभापति के रूप में संघीय सरकार के कार्यों की देखरेख भी करता है। पावर सभी के पास बराबर है। लेकिन मान लीजिए कभी कभार कोई फैसला लेना हो या कोई विधेयक पारित करना हो, तब स्विस संघ का जो सभापति है उसका क्या काम होगा? तो कहा गया है कि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर निर्णय लेना हो, क्या लेना हो? निर्णय। तो ये एक तो अध्यक्ष होता है, बाकी कितने सदस्य रहेंगे? बाकी 6 सदस्य रहेंगे। तो किसी विधेयक पर हाँ या ना, मतलब पास करना है कि नहीं करना है, इस पर वोटिंग होती है। तो अगर वोटिंग टाई हो जाए, वोटिंग क्या हो जाए?
टाई हो जाए, टाई का मतलब है 3 तो कहे हाँ और 3 सदस्य कहे ना, उस समय ये जो सभापति है उसका एक वोट निर्णायक वोट होता है। वो जिस पक्ष में पड़ेगा उस अकॉर्डिंग वो प्रस्ताव पास होगा या कैंसिल होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि संघीय सरकार के सभापति के तौर पे उसके पास सिर्फ एक काम होता है, निर्णायक मत देने का। निर्णायक जब फैसला हो टाई में तब निर्णायक मत, मुझे लगा यही वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, देख लीजिएगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार, इसके अलावा इसके पास इस संबंध में कोई अधिकार नहीं होता। तो ये तो हो गए इसके काम और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति को यहाँ पर देखा जाता है। तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या, क्योंकि यहाँ पर राज्यमंडल का जो सभापति होता है वही राष्ट्रपति होता है, तो इस राष्ट्रपति की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। स्विच राष्ट्रपति की स्थिति क्या है वास्तविक रूप में, मतलब यह क्या पावरफुल है या इसके पास क्या काम धाम होता है वो हम देखें। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका है, तो इस अकॉर्डिंग राज्यमंडल का राष्ट्रपति जो होता है वो शक्ति शून्य होता है। क्या होता है, शक्ति शून्य होता है, ध्यान रखिएगा, शक्ति शून्य होता है। राज्यमंडल का राष्ट्रपति, अगर राज्यमंडल का राष्ट्रपति है तो इस नाते उसके पास कोई अलग पावर नहीं होता है कि वो राष्ट्रपति तो अलग पावर होगा वो टाई वाला वोट देने के अलावा, क्योंकि सातों व्यक्ति के पास बराबर पावर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश के राष्ट्रपति से कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर तो एक ही व्यक्ति होता है, तो उसके पास, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति है, ब्रिटिश सम्राट के पास नाममात्र की शक्ति है, लेकिन उसका कंपेरिजन यहां से नहीं करेंगे, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ये सिर्फ ऐसे शक्ति शून्य है, लेकिन वास्तविक रूप में तो शक्तियां इनके पास हैं जो सातों व्यक्ति मिलकर करते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपेरिजन नहीं कर सकते इसके बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को यहाँ पर समान स्थिति प्राप्त होती है। संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त होती है, यानी ये 7 व्यक्ति होते हैं ना, सातों व्यक्ति इक्वल पावर शेयरिंग करते हैं। भले ही एक वर्ष के लिए अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष होता है, फिर इसके बाद बारी बारी आती है, लेकिन उनके पास सिर्फ राष्ट्रपति के प्रदर्शन के तौर पर या टाइम वाले वोटिंग के तौर के अलावा और कोई उस राष्ट्रपति का काम नहीं होता है, क्योंकि सभी के पावर इक्वल होते हैं। भले वो राष्ट्रपति हो, लेकिन पावर उसके और अन्य सदस्यों के बराबर रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप तक समझ में आ रही है ना, इसको समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हुबर ने भी कहा है कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है। वैसे देखा जाए तो राज्यमंडल का अध्यक्ष कोई नहीं, क्यों, क्योंकि भले ही वो अध्यक्ष हो, लेकिन वास्तविक रूप में तो काम तो सातों मिलकर ही करते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ में आ गया, अगर स्विस राष्ट्रपति पद के गौरव पर संदेह नहीं किया जा सकता, भले ही वह राष्ट्रपति नाम मात्र हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सातों व्यक्तियों के पास पावर इक्वल बराबर होता है। तो ये संघीय सरकार के यहाँ पर स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के राष्ट्रपति के बारे में मैंने कहा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय सरकार है, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या है वो हम बात करें। उससे पहले आपको बता देते कि संघीय सरकार, यहाँ पर ये खुद ये संघीय सरकार ही काम करती है। तो संघीय सरकार अनेक अलग अलग विभागों में काम करती है। कहने का मतलब है संघीय सरकार के 7 सदस्य होते हैं, 7 बराबर पावर होते हैं राष्ट्रपति के समान। तो सातों व्यक्ति देश के 7 बड़े प्रमुख विभागों के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। यानी कौन से ऐसे प्रशासनिक विभाग है, तो ये नोट कर लीजिए। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, प्रशासन के विभाग, प्रशासन के विभाग, यस, प्रशासन के विभाग मतलब जो भी मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका और कितने व्यक्ति होते हैं, 7 व्यक्ति होते हैं। तो हर एक को अपना अपना एक विशेष विभाग दिया होता है, यानी
भारत और ब्रिटेन में प्रशासनिक विभागों की संख्या तो फिक्स नहीं है, क्योंकि नए विभाग बन जाते हैं और किसी विभाग के प्रमुख को मंत्री के, जैसे कैबिनेट होती है, कैबिनेट के मंत्री को एक विशेष विभाग दिया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है और उसे फिर वो विभाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड की बात, अपने अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, भारत की, तो थोड़ा अलग सिस्टम है। लेकिन स्विट्जरलैंड में अगर देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर टोटल कितने विभाग होते हैं, 7 सदस्य है तो 7 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 7। और इस प्रकार से समस्त प्रशासनिक कार्य को 7 भागों में बांटा गया है। समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 भागों में बांटा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब ये 7 यानी पूरा प्रशासन है वो 7 विभागों के अंतर्गत बटा हुआ है। तो कैसे? तो पहले विभाग की बात करें। देखिए, एक तो प्रमुख जो विभाग है स्विट्जरलैंड में प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो वो है राजनीतिक विभाग। दूसरी हम बात करें तो नोट करना है न्याय और पुलिस विभाग। न्याय एवं पुलिस विभाग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट और हाईलाइटली आपको याद रखना है वो है गृह विभाग। यानी तीसरा जो होता है वो गृह विभाग का प्रमुख होता है। हर एक सदस्य को एक विभाग मिलता है, तो एक है गृह विभाग का प्रमुख। और ये बंटवारा जो होता है वह संघीय संसद करती है। कौन करती है? संघीय संसद। इसके अलावा होता है सेना विभाग। पांचवा जो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है शैली केंद्र, वो है वित्त एवं प्रशुल्क विभाग। वित्त एवं प्रशुल्क विभाग। 6 नंबर जो इंपॉर्टेंटली हाईलाइट है, इसको याद रखें, वो है सार्वजनिक अर्थ विभाग। और 7 नंबर जो 7वां विभाग के अंतर्गत एक सदस्य को एक विभाग मिलता है, तो 7वां जो विभाग है वो डाक और रेल विभाग। डाक एवं रेल विभाग। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, स्विस संघ की बहुल कार्यपालिका में इसका प्रशासनिक कार्य 7 भागों में है और 7 सदस्यों को 7 में से एक विभाग बांट दिया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक संघीय सरकार के एक सदस्य के अधीन एक विभाग होता है, ठीक है, और कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर विभागों का बंटवारा करते हैं। एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है जो उसके पास पहले से था, यानी अनुभव था उसका। तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि इसका बंटवारा जो होता है ना, वह संघीय संसद भले ही निर्णय ले, लेकिन फाइनल जो टच होता है, यानी फाइनल जो डिसीजन और फाइनल जो कहें कि किस विभाग को कौन सा, मतलब किस सदस्य को, 7 सदस्य किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया जाए, तो ये फैसला खुद 7 सदस्य मिलकर करते। 7 सदस्य मिलकर करते हैं, बस ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो पहले से मान लीजिए कोई अनुभवी और पहले सदस्य रह चुका है तो उसको वही विभाग दिया जाता है, क्योंकि अनुभव मायने रखता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक विभाग का मुख्य अन्य किसी विभाग का उप प्रमुख होता है किसी विशेष सदस्य की अनुपस्थिति। कहने का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए एक है जो जेम्स नाम का एक व्यक्ति है, 7 सदस्यों में से जेम्स है। जेम्स का विभाग है, मेन विभाग है राजनीतिक विभाग। लेकिन मान लीजिए कि जेम्स किसी काम से उपस्थित नहीं है, कोई और दूसरा है, तो उसकी अनुपस्थिति में दूसरे सदस्य इसके उप सदस्य होते हैं। यानी प्रमुख रूप में से तो 7 सदस्य 7 विभाग के एक प्रमुख होते हैं, लेकिन ऐसी अनुपस्थिति में जो दूसरे 7 सदस्य हैं वह उसके उप प्रमुख होते हैं। उनमें से कोई भी है उसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और संघीय सरकार की साधारणतः सप्ताह में 2 बैठकें होती है। यानी कार्य प्रणाली की बात करें, क्या बात करें कि कार्य प्रणाली क्या है, तो कार्य प्रणाली के अंदर नोट करना कि संघीय सरकार सप्ताह में, संघीय सरकार को जब काम करना है तो बैठकें तो होगी ना, डिसीजन लेना होगा, तो सप्ताह में 2 बैठकें होती है। सप्ताह में कितनी बैठकें होती है? 2 बैठकें होती है, मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं कार्य प्रणाली के अंतर्गत। संघीय सरकार की जो ये कार्रवाई जो होती है, दूसरी बात वह गुप्त कार्रवाई होती है। यानी काम जो होते हैं वो गुप्त रूप में होते हैं, क्योंकि यही सिक्योरिटी होती है, गुप्त रूप में ही डिसीजन लिए जाते हैं।
और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी विधेयक या कार्य की स्वीकृति के लिए 4 सदस्य की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि मेरी मीटिंग हुई, सप्ताह में 2 मीटिंग होती है, अब कोई फैसला लेना है तो कम से कम अगर 4 सदस्य उस दिन प्रेजेंट है तो ही उस मीटिंग में वो मसला रखा जाएगा, उस पर यस और नो का निर्णय लिया जाएगा। मतलब गणपूर्ति कि भाई संघीय संगठन में कोई कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई कब शुरू की जाए, जब 4 सदस्य कम से कम उपस्थित हो तो वो कार्रवाई संचालित होती है, उस पर फैसला लेने के लिए 4 सदस्य की जरूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखें कि निर्णय के लिए उपस्थित सभापतियों का बहुमत आवश्यक है और मत हाथ उठाकर किया जाएगा कि भाई इसके बारे में, यानी ये जो हमें फैसला लेना है क्या ले या ना ले। तो अगर 5 सदस्य या 4 सदस्य भी हाँ करें तो फैसला लिया जाता है, यानी हाथ उठा के अपना मत प्रकट किया जाता है। और निर्णायक यानी बराबरी टाइटे आ जाएगा, 6 सदस्य, 3 ने हाँ 3 ने ना कहा तो जो अध्यक्ष होता है, निर्णायक मत कौन देगा अभी मैंने बताया था, निर्णायक जो मत है वो इस संघीय सरकार का अध्यक्ष लेता है, यानी वही फाइनल डिसीजन लेता है। इस अकॉर्डिंग जो स्विट्जरलैंड का संविधान जो है जो 1998 में और 99 में लागू हुआ, तो संघीय सरकार में ये सिंपल कहा गया है कि सभी काम सामूहिक रूप में किए जाएंगे, यानी सामूहिकता का सिद्धांत है। और यहाँ पर जरूरी है कि नवीन संविधान में उत्तरदायित्व के सिद्धांत की ओर संकेत करता है और कहा गया है 1977 में कि संघीय सरकार अपने निर्णय सामूहिक संस्था के रूप में लेंगे। तो इनका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 177, उसमें कहा है कि सभी जो निर्णय हैं वह सामूहिक रूप में लेंगे, क्योंकि संघीय सरकार क्या है, सामूहिक संस्था है, तो निर्णय भी सामूहिक रूप में लिए जाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। बिल्कुल कमेंट नहीं देख पाया हूँ, लेकिन फिलहाल अपनी क्लास को बहुत ही फंटास्टिक आपको समझा भी दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों के बारे में बहुत जल्द, तो जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।